साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों रोज़ की तरह आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो प्राचीन भारत हमारा चल रहा था टॉपिक वाइज उसका अगला टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल। इससे पहले हमारा जो चल रहा था 8वां टॉपिक वो था गुप्त काल। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इन प्रश्नों के द्वारा नई नई जानकारी जो गुप्तोत्तर काल के समय की है वो हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्तोत्तर काल। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुष्यभूति वर्धन ने। अगला है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग देखते रहें वीडियो को अंत तक। अगला है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था हुएनसांग, याद रखना। अगला है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसे किया था नरसिंह वर्मन ने। अगला है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला है, हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? तो वो रहा था 14 साल तक। अगला है, कुंभ मेला का जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो याद रखना कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। आगे है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो वो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वो नर्मदा नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वो था कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो लिखी है बाणभट्ट ने। अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। अगला है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की किस उपलक्ष्य में? तो ये अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो है स्थापना की संवत की, ठीक है, संवत की स्थापना। अगला है, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो वो था मथुरा। बढ़ते हैं आगे, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि कभी बाणभट्ट निवासी था? तो कहाँ का था? बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। थानेश्वर जो कि हरियाणा में है। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न, नागानंद के रचनाकार कौन थे? तो ये थे हर्षवर्धन। इनकी 3 पुस्तकें थी, आगे आने वाली हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज व प्रयाग में। ये रही इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं। कौन कौन सी हैं? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। नाटककार के जो नाटकों के जो नाटककार थे वो कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक है। इसके बाद गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो वो भी हर्षवर्धन ने ही किया था। अब बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। बस थोड़े से प्रश्न इसमें थे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ही इसमें जो है दिए गए थे।
तो आप लोग बने रहे वीडियो में अंत तक। देखिए यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या कहा इसमें, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो वो है ह्वेनसांग द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी सीयू की। ठीक है, सीयू की रचनाकार जो थे वो ह्वेनसांग थे, और इसी कारण भारत भी इनको जो है, भारत आज भी जो है इनको याद करता है। तो अगला है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो ह्वेनसांग ने शिलादित्य हर्षवर्धन को ही कहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये भी जो है हर्षवर्धन ने ही किया। अगला है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। अगला प्रश्न है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये भी था हर्षवर्धन। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक है ये हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। अगला है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। ठीक है, इसका तुल्य वर्ष क्या हुआ? तो देखो याद रखना, इसमें क्या करना है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो ये 334 होगा। और ये कैसे आया, देखिए नीचे थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ से समझ में आएगा। तो देखिए, शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ईस्वी सन में 556 प्लस 78 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 634। अब समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में मिलती हैं? तो कल्हड़ की। ठीक है, कल्हड़ की एक पुस्तक राजतरंगिणी। चलिए अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो की थी कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, तो वो किया था प्रयाग में। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, तो पुलकेशिन द्वितीय को रोका। देखिए हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं पहले ही। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो रेशम के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इन्नतू। ठीक है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था? तो मुसलमान। अगला प्रश्न है, मुसलमान से मतलब जो आया था ना 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, उसी ने आक्रमण किया था। हिंदू मंदिर समझकर इसको जो है नालंदा विश्वविद्यालय और एक और था तक्षशिला, इन दोनों को जला दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो वो कन्नौज। अगला जो प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था? तो कहाँ हुआ था? केरल में। अगला प्रश्न देखिए, अगला और आज का अंतिम प्रश्न, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं जोशीमठ, द्वारकापुरी तथा मुंगेरी में। ठीक है, ये जो है शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 4 मठ हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी जानकारी यहाँ से मिली होगी। तो कल फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और ये रहा हमारा अगला टॉपिक, जो प्राचीन भारत जितना भी मैंने जो है पढ़ा है, हम लोगों ने लगभग 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 10वां जो चैप्टर आएगा वो विविध का, यानी कि प्राचीन भारत में जो भी सब पढ़ चुके हैं हम, उससे अगर कुछ छूट गया वो मिलेगा इसमें, या फिर नए प्रश्न जो हम लोग नहीं पढ़े उन क्लासों में, वो सारे प्रश्न इस क्लास में मिलेंगे, प्राचीन भारत यानी विविध में। ठीक है, तो विविध के बाद ही हमारा प्राचीन भारत यहाँ पे समाप्त होगा, और इसके बाद स्टार्ट होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से क्रम वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे, और मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।